बहुत बढ़िया। नमस्कार उमा शंकर जी, आपको हमारे इंटरव्यू में स्वागत है। मैं रेशमा पात्रा, आयका ऐप की फाउंडर हूँ मैं। और आप पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी के डिसाइपल हैं। हमारी जी सौभाग्य जी है जी। कि हम आपसे मिले। थैंक यू सो मच रेशमा जी, इट्स सच ए प्लेजर फॉर मी एंड सच ए ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे कोशिश की कि हाँ चलो मैं इंटरव्यू दूं अपना। तो इट्स सच ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिकॉज आपका एक इलस्ट्रियस करियर रहा है सितार वादन में। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी अवार्ड्स मिले हैं। एक मैं आपका न्यूज़पेपर रिव्यू पढ़ के सुनाना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। एक हिंदुस्तान हजारीबाग में आपका एक रिव्यू आया था जहाँ पे लिखा था उन्होंने, पटना विश्वविद्यालय के उमा शंकर ने सितार पर जब राग हेमंत छेड़ा तो लगा पंडित रविशंकर जी युवावस्था में मंच पर आ गए हैं। ये रिव्यू, ऐसा रिव्यू मिलना एक बहुत अ, अ, काबिलियत का परिचय है। तो थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस इंटरव्यू। और आज के इंटरव्यू में हम एक स्पेशल कुछ देखने वाले हैं। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आज का जो इंटरव्यू है, उमा शंकर जी एक तबला प्लेयर के साथ एक इंटरव्यू करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि एक सितार हम्म, वादक, एक तबला वादक जब साथ में रियाज करते हैं तो ये जो परंपरा है, ये एक खूबसूरत परंपरा है हमारे शास्त्रीय संगीत में। और जब दो म्यूजिशियन साथ आते हैं तो हम्म, हम्म। मैं अरुण कुशवाहा जी, या अरुण कुशवाहा जी से आप हम लेंगे अभी। या प्लीज अरुण प्लीज कम हियर। सो अरुण इज हियर। अच्छा। हेलो, नमस्ते। या नमस्ते अरुण जी। अरुण जी, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप राजस्थान से दिल्ली आए हैं सितार वादन के साथ, मतलब तबला प्रैक्टिस करने। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कैसे मिले हुआ। एक्चुअली हाँ जी, एक्चुअली मैं एमपी उज्जैन से हूँ, महाकाल की नगरी उज्जैन से। और बस भैया से काफी समय से बात चल रही थी, मैं समय लेना चाह रहा था इनसे कि कब फ्री रहेंगे। तो बस रियाज के लिए इनके साथ आया हूँ अभी। ओके। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से है, पहला सवाल कि आप दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। बताओ। देखिए, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि भैया तो बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो एक आर्टिस्ट को तो खैर दुनिया जानती ही है। तो हमने पहले भी परफॉर्म किया था, 2018 की बात है, 18 या 17 में, जब भैया का उज्जैन आना हुआ था एक प्रोग्राम के लिए। तब ग्रुप परफॉर्मेंस में मैंने उनके साथ बजाया था, तो तभी से मैं जानता हूँ भैया को। और उसके बाद फिर काफी समय बाद मेरा मिलना हुआ है। हाँ। क्योंकि इनफैक्ट मैं अरुण को बहुत ज्यादा नहीं जानता था। उसी प्रोग्राम के दरमियान इससे बातचीत हुई थी, मिलना हुआ था। बट उस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगा कि चलो अरुण अच्छा अच्छा कर रहा है, और उज्जैन जैसे शहर में रह करके इतना अच्छा करना, इट्स सच ए गुड थिंग। तो उस टाइम तो खैर नहीं, बट एक हमारे फ्रेंड है उनके थ्रू फिर इसने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, इनफैक्ट प्रैक्टिस के लिए आना चाहता हूँ। तो मैंने अरुण को बोला कि अरे मैं तो उस लायक हूँ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बैठ करके प्रैक्टिस करूँ, बट ठीक है, जितना थोड़ा बहुत भी मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ बैठ करके हम लोग प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो तालीम मिली है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। जी। ये आपकी आपका बड़प्पन है, दिस इज योर मॉडेस्टी कि आप ऐसे कह रहे हैं। एंड यस अरुण जी, जैसे कि आपने कहा कि उमा शंकर जी काफी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। ही हैज परफॉर्म्ड विद ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट्स अमंग अदर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो यस, नाउ आई विल क्विकली द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उमा शंकर जी, तो मुझे आई एम श्योर कि आपके पास ऐसे काफी रिक्वेस्ट आते होंगे ऐसे यंग तबला वादकों से कि आपके साथ प्रैक्टिस करें। आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे चुनते हैं कि किसको आप अपना समय देंगे, किसके साथ आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि चुनना और न चुनना ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, बस एक माध्यम है, मैं एक माध्यम हूँ। कि अगर कोई तबला प्लेयर मेरे पास आना चाहता है, वो मतलब आना चाहता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इनके पास जाऊं या किसी भी आर्टिस्ट के पास जाऊं, वहां पर प्रैक्टिस करूं, साथ में कुछ एक्सपीरियंस गेन करूं कि वहां से कुछ हमें सीखने को मिल सके।
तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे तबला प्लेयर हैं जो आना चाहते हैं, और मैं सबको आने के लिए मैं बोलता भी हूँ कि प्लीज आप आओ मेरे पास, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस होगी। तो मेरा उसमें वंडरफुल। स्वार्थ छिपा होता है, मेरा स्वार्थ छिपा होता है कि इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस हो जाया करेगी। और देखिए, अच्छा बुरा सब लोग होते हैं, लेकिन अगर मैं एक सितार प्लेयर हूँ और मेरे साथ तबला संगति होती है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि मेरे से अगर कोई जूनियर तबला प्लेयर हैं, तो मैं उनको थोड़ा तालीम तालीम तो नहीं कह सकता, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में सितार के साथ संगत किया जाता है। हालांकि मेरे को भी बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत नहीं जानता हूँ, बट हाँ जो भी मैंने अपने गुरु जी से थोड़ा बहुत सीखा है, पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी से, तो मैंने देखा, वहां भी देखा, गुरुजी के घर पे भी देखा कि बहुत सारे तबला प्लेयर आते थे और गुरुजी सबको तवज्जो देते थे। तो उसी परंपरा को मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं आगे ले जाऊं, और जितने भी तबला, मेरा घर खुला द्वार है, सबके लिए खुला द्वार है, सभी आर्टिस्टों के लिए खुला द्वार है कि जब जो चाहे आ सकता है, मेरे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आ सकता है। तो ये जी। बहुत बड़ी बात कही आपने। इनफैक्ट आपने अपने गुरुजी का नाम लिया ये कहते हुए कि उन्होंने उनका जो बड़प्पन था, वो जैसे दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते थे, वही आप डेफिनेटली करना चाहते हैं यंग आर्टिस्ट के लिए। दिस इज ग्रेट। नाउ अरुण जी, यू टेल अस, आप बताइए कि व्हाट इज दैट वन क्वालिटी इन उमा शंकर जी? आपको भी काफी बड़े आर्टिस्ट मिलते होंगे सीनियर, which has inspired you to travel all the way from उज्जैन। उज्जैन से आप दिल्ली आए हैं इतनी मेहनत करके। एक क्वालिटी के बारे में बताइए थोड़ा सा। या वन क्वालिटी, देखिए, एंड डोंट मेक इट डिप्लोमेटिक प्लीज। नहीं एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि क्वालिटीज इतनी सारी है तो मैं एक वर्ड में कैसे बताऊं या एक क्वालिटी कैसे बताऊं। सबसे पहले तो कलाकार तो बहुत होते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, सभी बहुत हाँ, अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उमा भैया के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा कि भैया इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और एक इतना इतना ज्यादा आने के बाद में, मतलब जो वो बजाते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के वो मास्टर हैं, उसमें वो इतने विद्वान हैं कि वो कहीं से भी कुछ भी बजा देते हैं बिना कुछ ट्रू। सेट करे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब ऐसा राइट। कुछ भैया सोचते नहीं है कि मुझे डिसाइड नहीं करते मुझे ये बजाना है या मैं ऐसा बजाऊंगा। वो एक माहौल बनता है बस कि भैया शुरू करते हैं बजाना और होता जाता है। और मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस ये रहा है कि भैया के साथ में मैं बैठा हूँ तो भैया का तो खैर रियाज अपना होता ही है, लेकिन भैया के साथ जो भी तबला प्लेयर बैठेगा उसका भी बहुत रियाज होगा और बहुत फायदा होगा। जैसे हमारे ट्रू। गुरुजी हमको समझाते हैं कि जो ठेका आप बजा रहे हो, संगत कर रहे हो, तो उसमें कहाँ पे कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कहाँ कितना आपको सॉफ्ट ठेका बजाना है, कहाँ पे वजन आना चाहिए, या छंद कैसा दिखाना है आप जो ताल चल रही है उसमें। तो उन चीजों का जो मुझे मेरी तालीम हुई है मेरे गुरुजी से, उसका प्रैक्टिकल करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है भैया के साथ में। और अभी 3-4 दिन में मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ में काफी फर्क आया है भैया के साथ बैठने से। मैं इसलिए ही आना चाहता था भैया के साथ बैठने के लिए, ताकि तब मैं अपना खुद का काम थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। बिल्कुल बस बिल्कुल। यही है। या सच ए फैंटास्टिक रेस्पॉन्स। एंड फर्स्टली यस, आपने जैसे कहा कि बहुत अच्छे इंसान है। आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी कला है जहाँ पे ये इंसानियत पहले आती है। इनफैक्ट बड़े बड़े हमारे गुरुजी सब बोल के गए हैं, अगर इंसान अच्छा है तभी म्यूजिक अच्छा बनता है। सेकेंडली आपने जैसे कहा कि उनसे सीखने का मौका, इनफैक्ट उमाशंकर जी भी कह रहे थे तालीम नहीं, बट मैं तो मानती हूँ कि एक तरह का तालीम ही है। जैसे साथ में बैठ के, एंड सिंस उमाशंकर जी ने आप जैसे कह रहे थे कि अरुण जी आप कह रहे थे कि ऐसे बजाते हैं, ऐसे लगता है कि वो ढलते जाते हैं, बिकॉज ही हैज दैट एक्सपीरियंस। उन्होंने वर्ल्ड म्यूजिशियंस के साथ इतना परफॉर्म किया है, वो चेलो के साथ और पता नहीं क्या क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने काम किया है। आई थिंक उसका इफेक्ट डेफिनेटली अरुण जी आपको पूरा फायदा मिल रहा है इसका, है ना? या माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि इट इज नॉट जस्ट फॉर फन, बट काफी कुछ सीखने को मिलता है। आपका ये जो आदान प्रदान है इस नॉलेज का, जो म्यूजिशियनशिप का, तो एक टेक्निकल सवाल मैं पूछूंगी अरुण जी से। जैसे आपने थोड़ा सा ही कहा कि छंद कैसे करते हैं और किस बोल पे वॉल्यूम कैसे कंट्रोल करना है, थोड़ा बहुत एक थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल देके बताएंगे किस तरह का आपने ये सीखा या इम्प्रूव हुआ? या फिर उमाशंकर जी कैन आल्सो टेल, सिंस ही इज अ सीनियर, ही विल अरुण अंडरस्टैंड बताओ, बेटर। डिटेल। देखिए, जैसे कहावत आपने सुनी होगी कि जैसा गाना वैसा बजाना।
तो आज मैं भैया से ही बोल रहा था कि जैसे भैया ने बोला कि कहीं पे ठेका अच्छा लगता है, जो बजा रहे हो सॉफ्टनेस से बजाते हो। तो मैंने यही कहा कि भैया जो मेरे कानों में आपका सितार पड़ता है उसके अकॉर्डिंग क्या वजन होना चाहिए, मैं उसको मेंटेन करके बजाता हूँ। मतलब वो जो अच्छा भैया को लगा मुझ में कि मैं अच्छा बजा रहा हूँ, तो मैं उसका क्रेडिट भैया को देता हूँ कि उन्होंने सितार इतना अच्छा बजाते हैं वो, कि वो फील होना चाहिए जो चीज, कि वो क्या चीज को क्या फील करके बजा रहे हैं, अंदर के म्यूजिक को फील करना पड़ता है। तो वो जो जैसा मैं ठेका लगा रहा हूँ उसमें वैसा वजन और वो स्वीटनेस वैसी आ पाती है। ट्रू, ये भी काफी काफी हैवी वेट बात अपने कही कही दूसरों के लिए भी, कि वो फील आना चाहिए। म्यूजिक इज हाँ वन बिल्कुल। सच थिंग। और मुझे लगता है कि ये जो आदान प्रदान गाने बजाने में होता है वही रियल म्यूजिक है। कि मैं अगर कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, लाइक इट्स, मैं कुछ तान बजा रहा हूँ या जो मैं बंदिश बजा रहा हूँ, जो मैं राग बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से मैं उस राग को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं उस बंदिश को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और सेम रिटर्न मुझे सेम एकम्पनिस्ट आर्टिस्ट से मिले, लाइक तबला अरुण से मिलता है, तबला तबला प्लेयर से, किसी भी तबला प्लेयर से, तो वो हमें अच्छा लगता है। यानी कि अगर मैं बजा रहा हूँ तो आप बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, अगर मैं सुदिंग बजा रहा हूँ तो मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग रहती है कि मेरे साथ जो संगत कर रहे हैं वो भी सुदिंग बजाए। ये नहीं कि बहुत कुछ मतलब उसमें करे, टेक्निकली बहुत ज्यादा अपने आप को उस तरीके से करे। जहां पे जरूरत होती है वहां पे करना चाहिए। जी। परफेक्ट, ये आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि संगत, अकम्पनीमेंट, ये संगत का भी हाँ अपना एक स्टाइल है। हाँ, इसमें काफी प्रभाव पड़ता है आपके ऐसे सेशंस का। तो ठीक है, मेरा अगला सवाल अरुण जी से ही है। तो अभी तो आप जैसे संगत कर रहे हैं, बट इस संगत का असर आपके सोलो तबला रिसाइटल्स में किस तरह पड़ता है, या फिर कुछ पड़ता है या नहीं, या फिर क्या फर्क आता है? जैसे आपने कहा कि इम्प्रूव हुआ है, तो सोलो रिसाइटल्स में कोई इसका प्रभाव है? जी हाँ, इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। मेरे जो गुरुजन है जिनसे मैंने सीखा है, मेरे पहले गुरु पंडित राकेश घुघरे जो उज्जैन के हैं, और अभी मैं पंडित अनिंदर चटर्जी से सीख रहा हूँ तबला। वाह। तो तो गुरु जी का कहना है कि सोलो जो है वो बैचलर लाइफ है और एकम्पनीमेंट है वो मैरिड लाइफ है। तो जिस तरह से गाड़ी के दोनों पहियों में ठीक हवा होगी तो गाड़ी ठीक से चलती है, वो चीज आपको एकम्पनीमेंट में सीखने को मिलती है। तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि म्यूजिकली जो सेंस है एक, वो अगर डेवलप हो जाए तो सोलो में, तो मान लीजिए मैं कोई सोलो बजा रहा हूँ तो जो मेरे दिमाग में है वो लय मेरी होती है, मैटर मेरा होता है, तो उसको मैं जैसा चाहूँ वैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन एक म्यूजिकल सेंस जो आता है वो संगत करने से आता है, और वो म्यूजिकल सेंस को लेके जब आप सोलो बजाते हैं तो अपने बजाने में एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं फिर, नहीं तो वो मोनोटोनस होता है। तो ये जो चीज आती है वो संगत पे बैठने से आती है। और मुझे लगता है कि जहां जिसकी जितनी जरूरत होती है उतनी ही होनी चाहिए। अगर आप सिंपल सा एक उदाहरण समझ सकते हो कि अगर खाने में जितनी भी मतलब जितनी मात्रा में नमक की जरूरत होती है हम उतना ही उसमें यूज करते हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डाल देते हैं। अगर बहुत ज्यादा आप उसको डाल दोगे तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो संगत में भी ऐसी ही बात होनी चाहिए कि आप, क्योंकि जो संगीत है वो लड़ाई नहीं है, संगीत तो प्यार है, संगीत तो एक डिवोशन है, एक समर्पण है कि आप एक दूसरे को किस तरीके से अच्छा म्यूजिक, अच्छा गाना बजाना करके आप एक उसकी परमात्मा या आप परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रहे हो, एक अच्छा म्यूजिक लोगों को प्रस्तुत कर रहे हो, म्यूजिक सुनाने की कोशिश कर रहे हो। कि जब ऑडियंस जाए भी ऑडिटोरियम से या कहीं भी आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो बोल कर कि आहा क्या बात है। हमारे म्यूजिक में कहा कहा भी गया है कि वाह तो बहुत निकलता है लेकिन आह निकालना बहुत बड़ी बात होती है। वाह। तो मेरा यही कहना है, मैं भी ये इसी तर्ज पे अपना वादन प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आह निकालूं। वाह तो चलो ठीक है, बट मैं आह निकालने की कोशिश करता हूँ कि लोगों के मुंह से निकले, ऑडियंस बोले कि आहा क्या बात है। तो वही ट्रू। संगति में भी वैसी होनी चाहिए कि साथ संगत, साथ साथ चलना। यानी कि आप आगे जी चल रहे हो या मैं आगे चल रहा हूँ, उसका भी एक अपना दायरा होता है, एक लिमिटेशन होती है जहाँ पे आपको फिक्स रहना पड़ता है। तो मुझे जी तो लगता है कि ऐसा। जी। जी जी, कितनी सुंदर बात कही आप दोनों ने। या संगवेद, आई थिंक
वही जो आह जो आता है, दैट इज लाइक वो इंसान की संवेदन को, मतलब हाँ, शीलता को वो टच करती है आपकी म्यूजिक, तब वो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्यूटीफुल। हमारा अच्छा। है सितार ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप तुरंत किसी की संवेदना को टच कर सकते हो। और मैं ये मतलब गुरुजी का आशीर्वाद है कि हमारे गुरुजी के वादन की सबसे ज्यादा खासियत क्या थी कि उनका सितार रोता था, हाँ। रोता था। यस। जब आप हमारे गुरुजी का सितार सुनोगे तो उसमें जो आलाप पोर्शन गुरुजी का है वो लगता है कि पता नहीं मतलब रो रहा है वो। जैसे अभी मैंने ये पीलू की एक छोटी सी दो लाइन सुनाई, मुझे ऐसा फील होता है कि ये आह वाली बात है इसमें, वाह वाली नहीं है इसमें, आह वाली बात है। ट्रू ट्रू, और ये उनका ही कॉम्पोजिशन है। राइट जी राइट। जी 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 परफेक्ट। जी। परफेक्ट। ठीक है, अभी मैं एकदम लाइट हार्टेड सा एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो ऐसे सेशन में, जैम सेशन में, जहाँ पे अरुण जी आपके साथ इतना समय बिताते हैं, आपके घर में रह के, आप भी कह रहे हो कि आपका घर डेफिनेटली खुला है, तो ऐसे में इट्स नॉट जस्ट अबाउट द म्यूजिक, राइट? आप लोग डेफिनेटली कुछ हॉबीज शेयर करते होंगे, कैसा होता है, मतलब आप हाउ डू, व्हाट इज द पर्सनल केमिस्ट्री लाइक, एंड हाउ डू यू स्पेंड टाइम व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग द सितार और द तबला? पहले अरुण जी बताइए, द यंगर वन। How do you break the ice? I mean, that's the question I want to ask. नहीं, इसमें भैया आप बताएं पहले, फिर मैं बताता I think हूँ। शुरुआत तो म्यूजिक से ही होती है डेफिनेटली, कि क्या बजाना है उसकी प्लानिंग चलती है, बट देन। ओबियसली ओबियसली होता है। और फिर क्या होता है जब आप म्यूजिक में साथ साथ रहते हो ना, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होने लगती है कि अगर मैं बजा रहा हूँ तो अरुण को क्या अच्छा लगता है, या अरुण बजा रहा है तबला बजा रहा है तो उस पर्टिकुलर सेशन में उस पर्टिकुलर टाइमिंग में मैं क्या बजाऊं कि ये भी डिस्टर्ब नहीं हो। और उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते हैं, बट उस टाइम भी हमारे म्यूजिक की ही बातें चलते रहती हैं। या। हाँ। जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ। डिसिप्लिन इन सेंस कि बिल्कुल मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है कि हाँ मुझे अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो मेरी हम्म। कुछ ड्यूरेशन है कि मैं उस टाइम पर्टिकुलर टाइम का मैं बहुत ज्यादा पंचुअल रहने की कोशिश करता हूँ। हाँ। और तो मैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ। बट हम्म। हाँ, जहाँ हॉबीज की बात है तो मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। मूवी, मुझे इनफैक्ट मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। हम्म। ट्रैवलिंग बहुत, अब मुझे 30 डेज के लिए बाहर कहीं बोलो कि दिल्ली जाना है, ट्रैवल करना है, आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा वहां। तो मेरी हॉबी यही है, गाना बजाना तो। हाँ, गाना बजाना तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो गाना बजाना है। बट हाँ, हम्म। उस खाली समय में मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी लीजेंड्स हैं उनको सुनो। नॉट ओनली क्लासिकल म्यूजिक, मैं फोक भी सुनता हूँ, मैं गजल भी सुनता हूँ, मैं सूफी भी सुनता हूँ, इनफैक्ट मैं वेस्टर्न सॉन्ग्स भी सुनता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरीके के संगीत को अपने अंदर आत्मसात करूं, लेकिन हाँ मेरा जो रूट है, जो मेरी प्रायोरिटी है वो क्लासिकल म्यूजिक है। जी। जी राइट राइट। अरुण जी, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक? हॉबी तो मेरी, जैसे पहले मैं शुरू से, मुझे आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। जब म्यूज़िक नहीं सीखता था तब मैं पेंटिंग करता था। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग मैंने उसमें बीए भी किया है, फाइन आर्ट्स से। ओके। वाओ। तो एक ये तो मेरा शौक है ही, लेकिन जब मुझे फिर म्यूज़िक मिला, जब गुरु मिले, तो मैं उसमें इतना ज़्यादा समर्पित हो गया उस चीज़ के लिए कि मेरा सब कुछ मैंने उसी को मान लिया फिर। अभी भी मैं राइट। सोचता हूँ कि अगर मैं फ्री टाइम में भी रहता हूँ तो शायद ही कभी तबला दिमाग से बंद होता होगा। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स बताते हैं, मेरी वाइफ मुझे बताती हैं कि मैं जब रात में सोता हूँ तो भी मेरे उंगलियों पे ऐसे काउंटिंग चलती रहती है कुछ, मैं नींद में भी काउंट वाओ। करता रहता हूँ कुछ अपना। मतलब ये हंड्रेड तो परसेंट म्यूजिशियन है, मैं 100% म्यूजिशियन नहीं हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक और खासियत है कि मैं खाना खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक वाओ। है। लेकिन हाँ ये है कि मैं टाइम टेकिंग, मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं खाना बनाने जाता हूँ तो अगर मेरे पास कुछ सब्जी इनफैक्ट अगर प्याज नहीं है या अनियन नहीं, या ऑयल भी नहीं है ना, तो मैं उसमें भी सब्जी और बना दूंगा, सब्जी बना वाओ। दूंगा। या दैट्स एंड इट ग्रेट। विल बी एंड टेस्टी। यस, इट इन पॉपुलर, आई थिंक ऐसे में बोलते हैं कि म्यूजिशियंस जो होते हैं, दे आर यूजुअली आल्सो वेरी गुड कुक्स। So yeah, so हम्म। for like me, I'm neither a musician nor a good cook. So I think that's obvious. But I think what you said, Uma Shankar ji, आपने जो कहा
इट्स नॉट जस्ट अबाउट, हाँ म्यूजिक के साथ तो डेफिनेटली शुरुआत होती है कोई भी रिलेशनशिप, बट ऑफ कोर्स रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स प्रायोरिटीज एंड हैबिट्स, जैसे आप पंक्चुअल हैं काफी टाइम को लेके, आई थिंक दोज थिंग्स तो धीरे धीरे बिल्ड हो ही जाता है, एक दूसरे को जानना पहचानना। हाँ और सही सही, वेरी गुड। बिल्कुल। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस आइका ऐप, आप दोनों से जानना चाहती हूँ, ये आपको क्या लगता है कि इस तरह का एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जो हम म्यूजिशियंस के लिए और सबके कोलैबोरेशंस के लिए हम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म एक बिल्ड कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस या जरूरत कितनी है, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस और ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है, मैं एक बहुत ही, मे भी शायद ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल भी हो जाए कुछ, क्योंकि जो लीजेंड्स हैं वो लीजेंड तो हैं, जिनका हम्म। नाम हो चुका है वो ऑलरेडी नाम हो चुका है उनका। बट जो यंग लोग हैं उनको भी चाहिए राइट। कि उनको प्रमोट किया जाए। ये नहीं कि जो स्टैब्लिश आर्टिस्ट है केवल उनका ही प्रोग्राम हमेशा होता है। नो डाउट वो शायद उनके नाम पे ऑडियंस आएगी या टिकट सेल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजर उस तरीके का वो शो ऑर्गेनाइज भी करते हैं। बट हाँ मुझे लगता है कि होना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए भी होना चाहिए, कि उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, कि उनके लिए भी तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ उनको भी लोग सुने। ये एक बिल्कुल साधना है, म्यूजिक जो है, क्लासिकल म्यूजिक है, साधना है। और साधना का रिजल्ट होना भी चाहिए कि आप इतना, आप एक बहुत लंबा ड्यूरेशन आप दे रहे हो, 20 साल 25 साल, और उसके बाद भी आपको स्टेज नहीं मिलता है, तो ये शायद बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल, है इनफैक्ट young हाँ। लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म तो होनी चाहिए जहाँ पे जो भी अच्छे आर्टिस्ट हो, और नॉट ओनली अच्छे आर्टिस्ट नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए, सबको बिल्कुल मौका मिलना एग्जैक्टली, चाहिए। इनफैक्ट उसी उद्देश्य से हम ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पहली बात। इनफैक्ट आपने जो कहा ना कि सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, पद्मा अवार्डी, संगीत नाटक अकादमी अवार्डीज, उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने मुझे खुद कहा है कि उनको प्रोग्राम्स बहुत मिलते हैं और काफी सम्मान भी मिलता है, बट फिर भी जो रिकॉग्निशन, मच नीडेड रिकॉग्निशन है, बाकी के लोग भारतवर्ष में उन्हें पहचानते नहीं है, तो ये जो चीज है इसके लिए ये प्लेटफॉर्म भी जरूरी है। एंड डेफिनेटली फिर यंगस्टर्स की बात आती है, इनके प्रमोशन का काम जो मैं काफी हेविली कर करना शुरू किया मैंने एक साथ से, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली एंड द सिंपल थिंग इज, जैसे फिल्म स्टार्स के लिए ना एक आईएमडीबी प्लेटफॉर्म है, इट्स अ हम्म। सिंपल टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट जहाँ पे हर एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो भी अपनी पूरी मतलब पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, इसमें किसी को मतलब कोई वो नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, सबका प्रमोशन होगा, जैसे कि आपने बार बार स्ट्रेस किया। तो वी आर जस्ट bringing together all musicians and all performing artists, seniors, juniors, everybody, and we are doing the promotion and marketing because I am personally, I'm very proud of Indian culture, and मैं चाहती हूँ कि हर आर्टिस्ट को विजिबिलिटी मिले, तो हमारा उद्देश्य यही है। तो अरुण जी से मैं पूछना चाहूंगी, आप यंग आर्टिस्ट हैं, आपको ये इंटरव्यू करके कैसा लगा? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड फीडबैक ऑफ दिस इंटरव्यू? नहीं ऐसा नहीं, इंटरव्यू बहुत आपने अच्छा पहले कभी लगा। दिया है पहले? नहीं, पहले कभी नहीं दिया है। मैं भैया से ही बोल रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, और तो मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन अभी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और जो भैया ने बात की बिल्कुल सही है वो, कि आप अगर घर में बैठ कर रियाज कर रहे हैं, आपने इतना समय दिया है, तो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज की जनरेशन में होता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी ये चीजें बहुत, क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि आज म्यूजिशियन को अगर जॉब भी करना है तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंपटीशन भी बहुत है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टेज मिलना और जगह मिलना जहाँ पे एक कलाकार अपने आप को दिखा सके, अपना रियाज का जो उसने रियाज किया है वो लोगों तक पहुंचे, हाँ तो वो बिल्कुल बहुत जरूरी है बिल्कुल। वो। आप देखो ना, मतलब कि इतना रियाज करते हैं, 10-10 घंटे तक बच्चे रियाज करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और उसके बाद भी अगर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि बेचारा उतना मेहनत भी कर रहा है, और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलता है। खासकर अगर एक छोटा प्रोग्राम भी मिलता है उनको, तो टोकन राशि भी नहीं मिलती है उन्हें। राशि, टोकन राशि के नाम पे होता है कि चलो बस आपको केवल आने जाने का किराया मिलेगा, कन्विंस मिलेगा। बट अगर वो अपना टाइम, इतना टाइम दे रहा है, तो वो भी तो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है ना, आर्ट में, म्यूजिक में, बिल्कुल। संगीत में। तो वो एक होना चाहिए उस तरीके से। अगर शायद मेरे पास इतना कभी इतना पैसा आ जाए कि मैं, मेरे को यंग आर्टिस्टों को प्रमोशन करने का मौका मिले, तो मैं जरूर करूंगा, जो अच्छे आर्टिस्ट होंगे जरूर मैं कोशिश करूंगा। हम्म हम्म हम्म।
नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं। इनफैक्ट मैं यही थोड़ा सा और ऐड कर लूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मिलता है, अभी ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज समथिंग आई एम वेरी वोकल अबाउट दीज डेज। एंड ये मैं चाहती हूँ कि आर्टिस्ट लोग भी समझे थोड़ा ब्रांडिंग में बेसिकली क्या है। ये जो इंटरव्यूज मैं ले रही हूँ एंड आपकी ब्रांड स्टोरी मैं पब्लिश करूंगी, जैसे जैसे आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर आपको भी कॉन्सर्ट्स मिलने शुरू होंगे। और मैं हाँ ये दावा नहीं कर रही हूँ, हमने सक्सेस स्टोरीज भी देखी है, वो मैंने आपके साथ आई थिंक ईमेल में शेयर किया है। तो ब्रांडिंग से लोगों को ना विजिबिलिटी मिलती है कि दिखता है कि हाँ, अगर ब्रांड्स भी आपके साथ जुड़ेंगे उन्हें भी हाँ फायदा है। तो दैट इज हाउ एवरीथिंग, इट इज अ विन विन अप्रोच फॉर एवरीबडी। इसलिए हम ब्रांडिंग, हम मार्केटिंग कर रहे हैं इवेंट्स का। यस, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग राइट नाउ, बट डेफिनेटली अगले 2 साल 3 साल में हम इवेंट्स करना शुरू करेंगे। सो या, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। या, इट वाज थैंक यू माय सो। प्लेजर एंड ऑनर टू गेटिंग। हमें भी पता चला कि हमारे लिए भी कोई प्रमोशन के लिए, मुझे भी प्रमोट करने के लिए कोई सामने खड़ा है। जी। तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्रमोशन की जरूरत है, तो हम्म। उनको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा आगे हैं और आपका साथ मिलेगा। आप सपोर्ट रेफर कीजिएगा बिल्कुल आर्टिस्ट को, हम साथ में मिलके सब ये कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, बनाएंगे बिल्कुल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। अरुण जी फॉर योर टाइम ऑल्सो। थैंक यू। थैंक